नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट हम वन लाइनर मैराथन के रूप में करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी सब्जेक्ट का यानी कि शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का फर्स्ट पार्ट देखा था। यदि पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट। जितने हमने इससे पहले पार्ट में क्वेश्चन देखे थे उतने ही आज भी देखेंगे और इस सब्जेक्ट के आपके सभी प्रश्न वन लाइनर वाले जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि जो पर्यवेक्षण है इसको परिभाषित कीजिए। तो अलग अलग शिक्षाविद हैं, उनके अनुसार यहाँ पर परिभाषित किया गया है। आप क्या करिएगा, एक ऐसे कोई भी शिक्षाविद इनकी डेफिनेशन को एकदम रट लीजिएगा। जैसे टॉपिक वाइज, जैसे कि आपका यहाँ पर पर्यवेक्षण हो गया, निरीक्षण हो गया। तो क्या होता है जब डेफिनेशन आपकी पूछी जाती है अति लघु लघु में, तो क्या आप लिखेंगे कि इनके अनुसार। तो जैसे एडम्स और डिकी के अनुसार लिखा है कि पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप याद रख सकते हैं। और विल्स के अनुसार आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षण और अधिगम के श्रेष्ठ विकास में जो है वो सहायक हैं। अब देखिए, पर्यवेक्षण से मिलता जुलता एक और शब्द होता है, वो होता है निरीक्षण। पर्यवेक्षण का अर्थ अगर बात करें तो उच्च उसकी कोई उच्च दृष्टि या सुपरविजन, जो कि आप कह सकते हैं विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके, उसे हम कहते हैं पर्यवेक्षण। और निरीक्षण क्या होता है? निरीक्षण होता है परीक्षा लेना, और परीक्षा का तात्पर्य क्या होता है? किसी व्यक्ति की जांच करना। तो निरीक्षण और पर्यवेक्षण में ये मेन डिफरेंस होता है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण में डिफरेंस आपसे 2019 और 2018 2 साल लगातार पूछा जा चुका है। अगला कह रहा है प्रश्न, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। तो अभी हमने देखा उसके पॉइंट। अब यहाँ पर किस प्रकार आप डिवीजन उसका करेंगे अलग अलग। तो अंग्रेजी के सुपरविजन जो है उसका हिंदी रूपांतरण है। अर्थ जिसका क्या होता है? उच्च दृष्टि, सुपर प्लस विजन, जो कि विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे जो विद्यालय संगठन है उसके सभी घटकों का समुचित विकास जो है वो हो सके। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं, मुख्यतः किसकी बात की जा रही है? विद्यालय से संबंधित या विद्यालय विकास को जब गति प्रदान करने की बात आए, स्कूलों को मार्गदर्शन की बात आए, या स्कूल संबंधी कोई समस्या उसके समाधान की बात आए, तो वहां पर पर्यवेक्षण जो है वर्ड आप यूज करेंगे। आगे लिखा भी है कि पर्यवेक्षक का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। यही चीज मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालयों को अनुदान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है? तो अनुदान केंद्रीय और राज्य सरकार, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों आदि से जो है वो प्राप्त होता है। विद्यालय को अनुदान अलग अलग माध्यम से जो है वो प्राप्त होता है। अगला है, बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका होती है? जिले की बेसिक शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालय जो है उनके प्रबंध की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी जो है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के ही ऊपर होता है। तो ये आपका पॉइंट है बेसिक शिक्षा अधिकारी से संबंधित। पूछा बहुत जाता है, ध्यान रखिएगा कि उसका प्रमुख उत्तरदायित्व जो है वो क्या होता है। अगला प्रश्न है, एमडीएम वितरण पंजिका से आपका क्या अर्थ है? एमडीएम का मतलब क्या है? मिड डे मील, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना। आई कब थी? तो 15 अगस्त 1995 को आई थी। और इससे संबंधित जो पंजिका बनाई जाती है, आप देखते हैं इंटर्नशिप में जाते हैं तो आपको फाइलें अलग अलग बनानी होती हैं, तो उसी में से आपको मिड डे मील जो है उसका भी रजिस्टर बनाना होता है। तो वो जो पंजिका होती है जिसमें सारी चीजें विवरण होता है, उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है कि उससे आपका क्या आशय है। तो आप क्या कहेंगे कि एमडीएम जो है उसमें विद्यालय के नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थित छात्रों की संख्या, मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या, इसी प्रकार जो मीनू है उसके प्रकार आदि का प्रत्येक दिन का विवरण जो है वो रहता है। अगर आप देखते हैं फल आपका एक आता है तो उसमें विवरण लिखा जाता है कि आज ये जो है वो चीज आई है, आज सेब आए हैं, आज फल आए हैं, तो फिर फल में आज ये आया, तो वो पूरा विवरण जो है इसमें रखा जाता है। अगला है, कर्णवर्जन कास्ट जो है उससे क्या अभिप्राय है? तो प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उसमें मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित रहती है, समझ रहे, पर्टिकुलर जो बच्चा है उसको लेकर, तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, अलग सा थोड़ा सा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि जो अभिभावक होते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका होती है? तो आप क्या कहेंगे, उसके द्वारा अपने जो बालक होते हैं उनके लिए एक ऐसे वातावरण का
सृजन करना चाहिए, जिससे बालक स्वयं ही जो अपने कार्य है उसमें क्रियाशील हो सके, कोई दूसरा उन्हें ना मोटिवेट करे कि तब आप वो करें, खुद से वो कार्य में क्रियाशील हो सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो है वो कब हुई? तो कब हुई? केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1961 को। इसको हम क्या कहते हैं? एनसीईआरटी कहते हैं। मैंने बताया था आपको, जब राष्ट्रीय लिखा हो तो आपका एनसीईआरटी होता है, जब राज्य लिखा हो तब आपका एससीईआरटी होता है। ये दोनों में डिफरेंस होगा। अगला है स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? यही प्रश्न मैंने पिछले वाले इसी के फर्स्ट पार्ट में पूछा था और कहा था सभी लोग आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका सन 2004 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस चीज का भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पूछा गया है, यूपी में जब पूछा जाए तो सन 2004 ही लिखेंगे, पर अगर नॉर्मली पूछा जाए तो स्कूल चलो अभियान आपका 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 में जो है वो चलाया गया था, जो कि आपका एस के सेकेंड सेमेस्टर में आपको दे रखा है। तो एस की आपकी पुस्तकों में है, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था स्कूल चलो अभियान का? तो आप कहेंगे प्रत्येक बालक बालिका का नामांकन हो, उसके लिए जागरूकता फैलाना इसमें मेन उद्देश्य था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, NIE फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या? इसके कार्य। यही आपसे जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप इसे हाईलाइट करके लिखेंगे। फिर ये स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए भी जो है वो उत्तरदायी है। कोठारी आयोग जो कि 1964 से 66 के बीच आया था, इसकी सिफारिश के आधार पर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। अच्छा, कोठारी आयोग आपका बहुत ही फेवरेट, अगर देखा जाए एग्जामिनर जो है उसका टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपका तो ये फोर्थ सेमेस्टर पर सेकंड सेमेस्टर में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को जाना जाता है। कब आया था? तो 1964 से 66। इसके साथ साथ कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 17 सदस्य थे। और इसी में आपके पंचमुखी कार्यक्रम भी थे, जो कि आपके पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान जो है उसके कार्य बताइए। तो केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षण सामग्री और तकनीकी या शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक दूरदर्शन, ईटीवी और शैक्षिक रेडियो के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने और हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण करने के लिए जो है वो उत्तरदायी है। और ये जो संस्थान है वो शिक्षकों को इन कार्यों के संपादन में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था जो है वो करता है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका कि नीपा के उद्देश्य जो है वो लिखिए। तो नीपा जो है वो राज्य सरकारों तथा शैक्षिक जो संस्थान है उनको परामर्श देने का कार्य करता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जो नीपा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो नीपा को कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, ये डबल ई नहीं, यहाँ पर आपका एक आई होगा, इसको मैं रफ करके सही कर देता हूँ, NIEPA इस प्रकार से होगा, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट होता है आपका, तो आई तो होगा, फिर उसके बाद ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब प्लानिंग वर्ड ही इसमें आ रहा है तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित कुछ पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि परामर्श देने का कार्य कर रहा है, शैक्षणिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी शोध करने हेतु जो विभिन्न संस्थान है उसका सहयोग करना और उन पर आधारित शोध पत्र तैयार कर भी उसका प्रकाशन करने का कार्य करता है। विचारों और समाचारों का आदान प्रदान करने का भी कार्य करता है। देश विदेश जो है उसकी विभिन्न शैक्षिक एजेंसियां, संस्थाएं, संगठन, उनसे भी परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था जो है वो करना, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो ये सब क्या हो जाएंगे? नीपा के उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे 1972 में जो है वो हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश SCERT की स्थापना कब हुई? तो SCERT की स्थापना सबसे पहले तो कहाँ? तो लखनऊ में। अब देखिए लखनऊ में काफ़ी बार घेरा हुआ है इस समय जो बैक प्रकरण चल रहा है उसको लेकर के, तो ये तो सभी को एकदम पता चल गया होगा। सन और आप एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा 1981।
अगला प्रश्न है आपका कि राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्य जो है उनकी विवेचना कीजिए। तो पहला कार्य हो जाएगा शिक्षा और शिक्षण संबंधी शोध। कौन कौन सा? शिक्षा और शिक्षण संबंधी शोध का कार्य जो है करता है राज्य शिक्षा संस्थान। तो दूसरा हो जाएगा आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत जो पाठ्य पुस्तक हैं उनका लेखन और संशोधन का कार्य करता है। तीसरा अगर बात करें तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जो है उसके शिक्षकों प्रवक्ताओं की अध्यापकीय शिक्षण में एकेडमिक जो शिक्षण है वो भी देने का कार्य जो है वो करता है। तो ये सभी कार्य हो जाएंगे राज्य शिक्षा संस्थान के। अगला देखते हैं प्रश्न, राज्य विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो कहाँ है? आप कहेंगे इलाहाबाद में जो है वो स्थित है। राज्य विज्ञान संस्थान आपका इलाहाबाद में है। अगला राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो पहला कार्य है प्रारंभिक स्तर जो है इसके विज्ञान और गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन, संशोधन और परामर्श देने का कार्य जो है वो राज्य विज्ञान संस्थान शिक्षा संस्थान करता है। और दूसरा कार्य क्या करता है? विज्ञान और गणित शिक्षा को उन्नतशील बनाने के भी अनेक प्रकार के शोध कार्य करता है। किसी भी के बारे में कोई भी पॉइंट पूछा जाए तो आपको मुख्यतः 1 से 2 पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं कि कैसे भी प्रश्न वहाँ से अगर घूम के पूछा जाए तो आप इन पॉइंट को अगर जानते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें अपने जो पॉइंट है वो लिख देंगे तो आपको नंबर जो है उस हिसाब से मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राज्य हिंदी संस्थान का कार्यालय कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान SCERT एक अनुषंगिक संस्थान है जो कि वाराणसी बनारस में स्थित है। अलग पॉइंट है, अलग प्रश्न है, दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर राज्य हिंदी संस्थान को लेकर जो है वो पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? ये पूछा गया था हिंदी संस्थान, ये पूछा गया परियोजना कार्यालय। तो आप क्या कहेंगे? राज्य परियोजना कार्यालय आपका लखनऊ में है। अगला है राज्य हिंदी संस्थान के 2 कार्य। सन मैंने ऊपर यानी कि जो जगह है वो बता दिया आपको, वाराणसी बनारस। अब कार्य पूछे गए तो हिंदी और संस्कृत भाषा के लिए शोध करना, अनुसंधान का कार्य करना। अधिकतर जगह आप देख रहे हैं तो शोध वर्ड यूज हो रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा हो कभी किसी के बारे में कोई पॉइंट तो अपने आप से भी बनाकर शोध को लेकर आप लिख सकते हैं। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी और जो संस्कृत है उसकी पाठ्य पुस्तक जो है उनका लेखन, अनुश्रवण और समीक्षा का कार्य भी जो है वो राज्य हिंदी संस्थान के अंतर्गत जो है वो आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनोविज्ञान शाला का परिचय दीजिए। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 ईस्वी में जो है वो की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में जो है वो कार्यरत है। तो किस रूप में कार्यरत है, कब आया था, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मनोविज्ञान शाला। अगला है ब्लॉक संसाधन केंद्र के एकात्मिक कार्य जो है वो बताइए। ब्लॉक संसाधन केंद्र को आप BRC के रूप में भी जानते हैं। तो कार्य में आप कहेंगे कि विद्यालय भ्रमण और शैक्षिक अनुसमर्थन का कार्य करता है। विद्यालय का श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक और शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है। बैठक और जो गोष्ठियां हैं उनका आयोजन का भी कार्य करता है ब्लॉक संचेतन केंद्र। और इसके साथ साथ जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके आयोजन का कार्य भी करता है। तो अच्छे अच्छे केवल 4 ही पॉइंट लिखे हैं, कम से कम 2 तो आपको एकदम रटे होने चाहिए क्योंकि 2 के आधार पर 3-4 आप बना सकते हैं। पर लघु में आया है प्रश्न तो आपको 5 से 6 तक तो हर हाल में लिखने ही पड़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, NPRC का क्या मतलब होता है? तो N से आपका होता है न्याय, P से होता है पंचायत, R से होता है रिसोर्स जिसको हिंदी में संसाधन कहते हैं और C से होता है आपका केंद्र जिसे हम इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। तो NPRC की फुल फॉर्म ये जो है वो होती है। अगला कह रहा है कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय CTE के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो आपका पहला उद्देश्य होता है माध्यमिक स्तर के जो अध्यापक हैं उनके लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। सेवा पूर्व का मतलब जब तक वो सेवा में है, रिटायर के बाद तो कोई मतलब नहीं है। तो सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण उनकी व्यवस्था करना माध्यमिक स्तर के जो अध्यापक हैं। और दूसरा नवाचार संबंधी प्रशिक्षण जो है उसको भी शामिल करना। तो ये होता है CTE यानी कि
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के उद्देश्य। अगला कह रहा है कि सीमेंट नहीं है, यहाँ पर सीमैट है। ये जो बिंदी लगी है ये गलत लगी है। केवल और केवल सीमैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फुल फॉर्म होती है इसकी राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, सीमैट की फुल फॉर्म। अगला कह रहा है कि राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? शारीरिक जो प्रशिक्षक हैं उनको तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत है। यहाँ तक हमारे प्रश्न नॉर्मल समाप्त हुए। यहाँ से हमारे प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहे हैं। साइड में आप 2016 देख भी सकते हैं। तो 2016 से आपके पूरे टोटल 2019 तक के जितने लेटेस्ट क्वेश्चन हैं सभी हम देखेंगे। तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से सबसे बड़ा अंदाजा यही लगता है कि कैसे पूछे जा चुके हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रबंधन प्रक्रिया जो है उसके अंग कौन कौन से हैं? तो प्रबंधन में आप नियोजन, संगठन, निर्देशन तो कल ही मैंने आपको बताया था, मूल्यांकन भी, नियंत्रण भी, सामंजस्य भी बैठाते हैं। ये सारे आपके अंग आते हैं प्रबंधन प्रक्रिया में, चाहे वो विद्यालयी स्तर पर हो या किसी भी अन्य स्तर पर। अगला है विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? यहाँ पर अंग पूछा गया था, यहाँ पर भौतिक संसाधन पूछा गया है। तो भौतिक संसाधन में जो मुख्याध्यापक हैं उनका कक्ष और स्कूल कार्यालय और कक्षाएं, ये सब आपके भौतिक ही तो हैं संसाधन। स्टाफ रूम हो गया, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास आदि। अगला कह रहा है कि मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के घटक में आपका शिक्षक, बालक और समुदाय, ये जो है आपके आते हैं। कौन कौन से? शिक्षक, बालक और समुदाय। अगला है कि लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का कोना अर्थात जहाँ रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियाँ सीखता है। देखिए लर्निंग कॉर्नर वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, पर उसको आपको लिखना कैसे है ये भी आपके लिए मेन महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। सीखने का कोना अर्थात जहाँ रहकर बालक शैक्षिक जो गतिविधियाँ हैं वो सीखता है। अगला प्रश्न है आपके कि कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। 2018, 2016, साथ ही साथ आपका एमसीक्यू में भी काफी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर रेनबो एक्स्ट्रा दिया है। कक्षा 2 में केवल और केवल 2 पुस्तकें चलती हैं, आपकी गिनतारा और दूसरी कलरव। काफी बार बता चुका हूं मैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो किसका किसका? मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र और उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। छात्रों का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग 2016 में आया था। नेक्स्ट है आपका कि सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो आप कहेंगे कक्षा अनुसार और अध्यापकानुसार। ये आपकी जो कम से कम के सेंस में बात करें तो आपकी जो है वो बनाई जाती हैं। सब 2016 के प्रश्न आपके चल रहे हैं। अगला कह रहा है कि बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो क्या होता है प्रोजेक्ट कार्य कराने से? बालक को आप आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना, जाहिर सी बात है अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाएंगे, प्रोजेक्ट कार्य बनाएंगे तो उनमें क्रिएटिविटी तो आएगी ही। तो यही दोनों जो है आप इस प्रकार से फोकस करते हुए लिख सकते हैं। अगला है शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभव से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं इतिहास में, जैसे लाल किले ही आपने पढ़ा, आपको उस पर्टिकुलर जगह पर ले जाया जाए तो आप और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो वही होता है कि जैसे ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं उनके माध्यम से पढ़ाना इसीलिए कहा जाता है, अधिक जो है वो प्रभावकारी होता है। अगला है खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो शारीरिक तो होता ही है, उसके साथ साथ मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता आदि। अब आप सोच रहे होंगे खेलकूद से राष्ट्रीयता, सामाजिक, ये सारी चीज़ें कैसे? तो कहीं ना कहीं ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं छात्रों में, संगठन होता है, ग्रुप में कोई चीज़ करते हैं, दूसरे का भला सोचते हैं, अपना भला। मतलब कहने का मतलब है खाली केवल और केवल शारीरिक और मानसिक ही आप नहीं कह सकते, और अलग अलग पक्ष जो है वो भी आपके आते हैं। अगला है शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो अध्यापक जो हैं उनकी उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर, ये सभी आपके जो है वो आ जाएंगे। अगला है वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं? तो कैश बुक, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रख रखाव, मिड डे मील, ये सभी आपके वित्तीय अभिलेख से संबंधित जो है वो होते हैं।
नेक्स्ट है आपका बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है। फुल फॉर्म मैंने बता दी थी, ये वी नहीं होता, बा होता है। बीआरसी जो है वो ब्लॉक स्तर पर होता है और एनपीआरसी आपका न्याय पंचायत स्तर पर होता है। तो दोनों ही शैक्षिक गतिविधियां जो है उससे रिलेटेड जो भी वर्क हैं वो करती हैं। अगला है सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा को या बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना सार्वभौमिकरण जो है वो कहलाता है। सिंपल सा प्रश्न है। अगला है उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, लखनऊ में जो है ये स्थित है। अगला है यहाँ से प्रश्न आपके सन 2017 के स्टार्ट हो गए, 2016 के हमारे सारे समाप्त हो गए। ये चीज जरूर ध्यान दीजिए कब यहाँ पर कौन सा प्रश्न टाइप से पूछा जा रहा है। अब एक ही जैसे नाम होते हैं और आप सोचें कहीं इलाहाबाद लिखा है कहीं प्रयागराज लिखा है, इस टाइप से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला यहाँ प्रश्न 2017 में पूछा गया था कि प्रबंधन से आपका क्या आशय है। तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम प्रबंधन कहते हैं। इससे ऊपर भी डेफिनेशन स्टार्टिंग में आई थी, मैंने क्लियर तरीके से आपको समझा दिया था। नेक्स्ट है कि कक्षा शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री जो है उसका उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन सी है। फर्नीचर तो आप जानते ही उपयोगी है, उसके साथ साथ आपका श्याम पट हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र है, रेखा चित्र तथा आकृतियां हैं, ग्राफ है और विज्ञान शिक्षण सामग्री के लिए जैसे आप देखते नहीं हैं कि आपकी परख नलियाँ होती हैं और कोई भी जैसे कि टेस्ट आप करके दिखा रहे हैं कि अम्ल जो है इसमें ये रंग दे रहा है, तो जब बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं और बेहतर तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक। ऊपर आया था अलग अलग तरीके से अंग पूछा गया था, यहाँ पर घटक के रूप में पूछा गया है। तो प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय, समुदाय में क्या, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ, तो ये आपका समुदाय में आएगा। बाकी ये चारों ही पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न, कुशल शिक्षक के गुण बताइए। 2019 और 17 दो बार रिपीट हुआ है। देखिए आप सभी जानते हैं कुशल शिक्षक के गुण में, क्योंकि आप भी एक कुशल शिक्षक की इस श्रेणी में आएंगे। एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है, विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। अध्यापकों का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए ताकि कोई भी जो समस्या है उसको दूर कर सकें। आदर और स्नेह जो है छात्र और अध्यापक के मध्य होना चाहिए। अध्यापक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और चरित्रवान होना चाहिए। अध्यापक को अपनी योग्यता और क्षमतानुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं और खेल कूद में भी सहायता या सहयोग प्रदान करना चाहिए और छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय के जो अच्छे शैक्षिक परिणाम है वो भी प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील जो है वो रहना चाहिए। तो ये सभी गुण के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है कि अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब कहाँ कहाँ होता है, तो विद्यालय के उपकरण उनकी मरम्मत में यूज होता है, बच्चों के बैठने के लिए जो फर्नीचर है, दरी है, चटाई, उन सबको खरीदने में यूज होता है। सभी अध्यापक अनुदान धनराशि के संबंध में पूछा गया। इसी प्रकार और क्या कहेंगे आप, आवश्यक जो स्टेशनरी है वो खरीदने में जो है वो यूज होता है और पुस्तकालय के लिए किताबें हैं, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि खरीदने के लिए यूज होता है और विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने में यूज होता है और विद्यालय तो विद्यालय सौंदर्यीकरण के लिए आप क्या कहेंगे, गमले और जो फूल हैं आप देखते हैं जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं उन सब में व्यवस्था होती है, तो पौधों की व्यवस्था करने के लिए, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए, पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर भी उनमें प्रदान किए जाने चाहिए, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर होने चाहिए, प्रदान करने चाहिए, पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके, इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए। जो वस्तु है वो बच्चों के स्तर के भी तो अनुकूल हो, रोचक भी तो हो, ये सारी चीज़ें भी तो देखनी है। तो ये सभी इसमें विशेषताएं जो है वो आ जाएंगी। अगला है समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत जो निःशक्त बालक बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूरी कराई जाती है, उसे हम समेकित शिक्षा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से समावेशी शिक्षा के तहत भी देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि डाइट मेंटर कौन होते हैं। तो कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का जो निस्तारण करते हैं वो आपके डाइट मेंटर होते हैं। उनके यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे किसी प्रकार का विद्यालय भ्रमण होता है उसमें क्या कठिनाई आ रही है
उसका विश्लेषण करना, फिर उसके लिए समाधान, जो भी उसमें कमी आ रही समाधान निकालना, उनको दूर करना। इसी प्रकार स्थानीय जो आसपास का परिवेश है उसका यूज़ करना और जो किट की सामग्री है उसका उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार खेल गतिविधियाँ और शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। सब इनके कार्य लिखे हैं डाइट मेंटर के। और विद्यालय जो है उसके प्रांगण यानी कि जो उसका आंगन है, आकर्षक कक्षा कक्ष, शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। और इसी प्रकार एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित भी करते हैं। और ड्रॉप आउट जो है बच्चों के पुनः नामांकन, इन सब में सक्रिय योगदान भी प्रदान करते हैं। अगला एनपीआरसी के 3 कार्य पूछे गए हैं। तो पहला कार्य होता है कि माह में 1-2 बार पर्यवेक्षण करके प्रबंधन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करते हैं तथा समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इतना लंबा लंबा याद करेंगे भूल जाएंगे। आपको एक वर्ड पकड़ना है कि पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं, ताकि अगर पर्यवेक्षण आपको याद है तो उसके अंदर का पॉइंट आप लिख सकते हैं। सेम चीज़ अगर सेकंड में बात करें तो न्याय पंचायत समन्वयक शैक्षिक प्रबंधन के लिए अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराते हैं, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और ज़्यादा रुचिपूर्ण बन सके। और इसी प्रकार तीसरा, न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति और उसके लिए अनुमानित धन की भी आवश्यकता की सूचना जो अपने उच्च अधिकारी उनको भी देते हैं। तो ये सभी कार्य हो जाएंगे किसके, एनपीआरसी यानी कि न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। अगला है खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत। तो सबसे पहला आप क्या कहेंगे कि बच्चों को अवसर दें खेल कूद के लिए। फिर क्या कहेंगे कि पर्टिकुलर ऐसा ना हो कि आप किसी को एक ही अधिकार दे रहे हैं, सभी में समान अधिकार बटे हों। नियमों के पालन को लेकर बात हो, खेल के जो अवसर हैं उस पर अध्यापक की भी उपस्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं बच्चे जुटे पड़े, ताकि बच्चों का वो मार्गदर्शन कर सकें। इसी प्रकार प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए। इसी प्रकार मौसम का भी ध्यान रखा जाए, ऐसा ना हो कि मौसम गड़बड़ है बच्चे खेल रहे हैं। स्थानीय जो खेल है उनका भी समावेश किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को उसमें और इंटरेस्ट बना रहे। कहने का मतलब ये है जैसे आपका स्थानीय खेल छुपन छुपाई है, सभी ने बचपन में लगभग खेला होगा। तो आप जब बच्चे को वो खिलाएंगे तो बच्चा वो ऑलरेडी जो खेला हुआ होता है उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। अब वहाँ पर आप लेकर उसको वॉलीबॉल चले आएंगे तो आधा टाइम तो उसे समझने में लगेगा। इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अगला है लोच का सिद्धांत क्या है। तो एक लाइन में आप इसमें कह सकते हैं जो प्रबंधन हमने अभी देखा उसको लचीला रखा जाए, यही आपका लोच का सिद्धांत होता है। बाकी उसी के बारे में सारी चीज़ें लिखी आप पढ़ सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो आपको अपने दिमाग में रखना है, जिसको लेकर आप और सारी चीज़ें लिखेंगे। और प्रबंधन आपका साधन है ना कि साध्य, इसके बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। ये 2018 के प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए, अभी तक 2017 के चल रहे थे। तो आप क्या कहेंगे, विभिन्न प्रकार की जो तिथियां होती हैं, अवकाश से लेकर मासिक, सत्रीय, प्रवेश तिथि, अभिभावक सम्मेलन, ये सभी इसमें शाला कैलेंडर में होती हैं। अगला है अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं। तो आरामदेह होना चाहिए, शांत सुसज्जित, और प्रकाश और वायु की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के उद्देश्य। तो यही सब हो जाएंगे, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना, जो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अगला है प्रबंधन के प्रमुख घटक का नाम उल्लेख कीजिए। तो घटक में शिक्षा के विकास का लक्ष्य आता है, नियोजन के कार्यक्रम, कार्यक्रम की व्यवस्था, कार्यों का आकलन, ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। अगला है शिक्षक संदर्शिका के दो कोई लाभ बताइए। तो पहला आप ये लिख सकते हैं कि इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया जाता है, इससे पढ़ाने में आसानी होती है। और दूसरा, पाठ के अंत में आपको एक स्पेस बॉक्स मिलता है जिसमें अध्यापक स्वयं जो नवीन विधियां वो लिखते हैं। प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से जो टीचिंग टेक्निक है, अपनाई गई जो सावधानियां हैं वो स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है। तो ये दोनों लाभ में जो है वो आ जाएंगे। अगला है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य। तो उद्देश्य है संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की संकल्पना जो है वो तैयार करना, ताकि सभी को समान अवसर जो है वो उपलब्ध कराए जाएं और न्यूनतम अधिगम स्तर जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो। अगला है सफल नेतृत्वकर्ता के कोई 2 गुण। तो सबसे पहला यही है कि कार्यकर्ता जो भी हैं उसके अंडर में आ रहे हैं उनके साथ एक रूपता होनी चाहिए। नेतृत्व के लिए आवश्यक ये भी है कि किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है उनमें समरूपता भी वो स्थापित करे, ऐसा ना वो भेदभाव करे, और सभी जो सदस्य हैं वो भी तो संतुष्ट हों, ये भी तो जरूरी है। अगला है विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं, चिकनी और पानी सोखने वाली मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं खेल के मैदान के लिए,
विद्यालय भवन के जो उद्यान है उसमें फूल वगैरह लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कांटे वाले तार लगा सकते हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। दीवार तथा मुख्य भवन पर सफ़ेदी की हुई हो और इसी प्रकार ईंट की पंक्तियाँ हो, सफ़ेद रंग से पुती हो, मुख्य मार्ग जो है उसके दोनों ओर। थोड़ा सा स्पीड में इसीलिए चल रहा हूँ ताकि एक रिवीजन के तौर पर आप सारी चीज़ें देख लें। 2018 के देख रहे हैं, 2019 और हमारे केवल बचे हैं। प्रश्न आपका अगला है, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन सी आप क्रियाएं करवा सकते हैं? बच्चों की साफ सफाई की जांच और स्वास्थ्य आदतों के विकास के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। किसी महापुरुष तथा धर्म ग्रंथ में वर्णित जो सद्वाक्य उनका वाचन, उनका अनुसरण करने की प्रेरणा दे सकते हैं। उस दिन के जो प्रमुख समाचार उनका वाचन, जैसे आप देखते हैं प्रेयर वगैरह में बहुत से विद्यालयों में चीज़ें कराई भी जाती हैं। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 शिक्षण उपकरण और शिक्षण में उनकी जो महत्ता है उनका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर श्याम पट्ट हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ये सब शैक्षिक उपकरण ही तो है आपके। मानचित्र हो गया, रेखा चित्र है, आकृतियां हैं, ग्राफ हैं। अब यूज तो आप सभी जानते हैं श्याम पट्ट का, कि लिखकर समझाया जाता है। टीएलएम की सहायता से ज्ञान स्थायी हो जाता है। दूरदर्शन पर बालक देखकर सुनकर उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर लेता है। सारी चीजें देखिए 2018 के क्वेश्चन चल रहे थे, समाप्त हुए। यहाँ से आपके सबसे लेटेस्ट के यानी कि 2019 के अब प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो सभी का बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य ऐड हो जाएगा, नोटिफिकेशन, पीडीएफ और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। प्रश्न आपका क्या है? एनसीईआरटी का पूरा नाम। फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। एनसीटीई की फुल फॉर्म है, ये एनसीईआरटी नहीं है, एनसीटीई की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कि मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है? तो किसी भी संस्थान अथवा विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और अन्य जो कर्मचारी हैं उनको ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए यही सभी जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और प्रमुख अंश या घटक में आपके प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय, ये सब आते हैं। इससे पहले भी इस पर बेस्ड होकर प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 2019 से कुछ प्रश्न हम पहले ही देख चुके हैं, वहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट करके नहीं बताया था स्टार्टिंग के पहले ही चैप्टर में, पहले यानी कि पार्ट में। तो ये लास्ट हमारा प्रश्न है और इसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा। प्रश्न क्या है? शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो विद्यालय में गाँव के सभी जो बच्चे हैं उनके प्रवेश को लेकर बात होगी। फिर विद्यालय के जो गाँव हैं उनके पूरे समय उपस्थित रहने का संबंध। फिर पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है इसकी कठिनाई को दूर करना। फिर विद्यालय के भौतिक जो संसाधन है उनकी कमी को दूर करना। तो ये सब शिक्षक अभिभावक संघ के उद्देश्य हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बच्चों में पास या बच्चों जो हैं उनके पास लेखन सामग्री जो है उसकी उपलब्धता करना, और लास्ट बच्चों की कमजोरी पहचानना और दूर करना। तो ये सभी इसके जो है वो उद्देश्य में आ जाएंगे। तो सभी प्रश्न हमारे इस वीडियो के समाप्त हुए। इस सब्जेक्ट के भी कल हम जो नेक्स्ट आप जो चैप्टर है यानी कि नया जो सब्जेक्ट है उसके जो है वो प्रश्न देखेंगे इसी वन लाइनर के, और लगभग हो गए हैं। पर वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न, जैसे कि मैं सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछता हूँ, तो कक्षा 3 में पाठ्य पुस्तकों की संख्या जो है आपको बताना है कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 4 और ऑप्शन डी 5। तो 2, 3, 4, 5 में से वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग टाइप करके बताइएगा कौन सा जो है वो सही होगा। और जिसको पता है 3, 4, 5, 1, 2 सभी पता है तो सभी भी बता सकते हैं आप, आपका रिवाइज हो जाएगा। और जिनको नहीं आता है उनको पता चल जाएगा। तो आप सभी लोग कक्षा 1 से लेकर 5 तक किस क्लास में कौन सी बुक चलती है उसका नाम भी, ये नहीं कि केवल कक्षा 3 में कौन कितनी चलती हैं, कौन कौन सी बुक चलती हैं वो भी अगर आपको पता हो तो कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं किसका सही जो है वो आंसर निकलता है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।